वेलकम बैक टू परीक्षा रेस यूट्यूब प्लेटफॉर्म। साथियों, हम लोग पेट 2022 के लिए जीएस का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे हैं। आज हम लोगों का 24वां प्रैक्टिस सेट है। अब तक हम लोगों ने 23 अच्छे से कंप्लीट कर लिया। यह प्रैक्टिस सेट हम लोग ऐसे सॉल्व कर रहे हैं कि जैसे पूरी तरह से उस सब्जेक्ट पे पूरी कमांड हम लोगों की हो जाए, उस टॉपिक से आए हुए अदर प्रश्न हम लोग आसानी से कर पाएँ। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। साथियों, आप लोग इसे टेलीग्राम से डाउनलोड करके रिवाइज करना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए, आज का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने बादशाह शाहजहां को सुप्रसिद्ध हीरा कोहिनूर भेंट किया था? कोहिनूर हीरा शाहजहां को किसने दिया था? देखिए, मीर जुल्मा जो है, मीर जुमला यह गोलाकुंड में हीरे का बहुत महत्वपूर्ण व्यापारी था और इसकी समृद्धि बहुत उच्च लेवल पर पहुंच चुकी थी। इस समृद्धि को देखकर, इसकी समृद्धि और ऐश्वर्य को देखकर जो गोलकुंडा के सुल्तान थे उनको बहुत जलन होती थी। तो इसने क्या किया कि मीर जुमला ने शाहजहां की शरण ले ली और इसने उन्हें भेंट के रूप में कोहिनूर हीरा भेंट किया, जिससे इसको भी एक मुगल दरबार में इज्जत मिली और अदर जो छोटे मोटे राज्य थे, राजा थे, वो इससे काफ़ी भयभीत रहते थे, क्योंकि डरते थे, क्योंकि शाहजहां जो है इसके ऊपर एक अच्छी छाया रखते थे। इसका सही जवाब जो बनेगा ऑप्शन नंबर सी, मीर जुमला। नेक्स्ट है, निम्न में से किस सुल्तान ने तुर्कान ए चहलगानी का दमन किया था? तुर्कान ए चहलगानी। देखिए, तुर्कान ए चहलगानी को चालीसा भी कहा जाता था। क्या? चालीसा। चालीसा क्या होता था? 40 लोगों का, 40 सरदार इसमें रहते थे। आप इसे समझ लीजिए एक मंडल रहता था, एक मंडल की तरह बैठते थे ये लोग फैसले भी लेते, डिसीजन भी सहयोग करते थे राजा का। तो इसकी शुरुआत कौन करता था? इसकी शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा की गई थी। किसके साथ? किसके द्वारा? इल्तुतमिश के द्वारा। अब हुआ क्या कि इल्तुतमिश के समय में ये थोड़ा सा आगे बढ़ गए, डेवलप कर गए ये लोग, और यह सुल्तान की शक्तियों में भी हस्तक्षेप करना शुरू कर दिए। तो यह चीज़ें देख के, चूँकि सुल्तान इल्तुतमिश का पूरा कंट्रोल था इस पर, तो उनके पूरे शासन भर पूरा कंट्रोल था। लेकिन आगे जाके जब बलबन बनता है, बलबन खुद इस चालीसा में से एक रहता है, लेकिन जब वह बनता है सुल्तान, तो वो क्या काम करता है कि सबसे पहले इस चालीसा का, तुर्कान चहलगानी का, वो क्या काम करता है? दमन कर देता है। क्यों? क्योंकि उसको पता रहता है कि ये लोग इतना ज़्यादा हस्तक्षेप करेंगे, समस्या क्रिएट करेंगे, बाद में हमको मतलब सरकार पूरी तरह चलाने में हमारी सल्तनत को ध्वस्त कर देंगे। तो पूरा दमन करता कौन थे? तो ये बलबन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट है, सती प्रथा का अभिलेख साक्ष्य कहाँ से प्राप्त होता है? सती प्रथा कई बार आया हुआ प्रश्न है, काफ़ी सरल सा प्रश्न है। एरण अभिलेख, एरण अभिलेख में सती प्रथा का जिक्र मिलता है। अच्छा, ये एरण अभिलेख किस काल का है? तो ये गुप्त काल का है। किस काल का? गुप्त काल का। गुप्त काल में एरण अभिलेख का निर्माण किया गया था। किसके द्वारा? भानुगुप्त के द्वारा। चलिए, नेक्स्ट है, बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी, वह स्थान अब कहाँ है? बुद्ध की मृत्यु जहाँ हुई थी वह स्थान अब कहाँ पे है? तो देखिए, बुद्ध की मृत्यु जो है उत्तर प्रदेश में हुई थी। कहाँ? उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में कहाँ? तो उत्तर प्रदेश के देवरिया जिला जो है, देवरिया जिला से 28 किलोमीटर दूर अवस्थित है कुशीनगर। कुशीनगर काफ़ी मशहूर है। कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। चलिए, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह था? हड़प्पा का एक बंदरगाह था। महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार कर चुके हैं पिछले वाले टेस्ट में हम लोगों ने। तो लोथल जो है यह एक हड़प्पा कालीन बंदरगाह था। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में क्या क्या प्रावधान थे? प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। तो देखिए, 1935 में प्रांतीय स्वशासन का उपबंध इसमें शामिल किया गया था। प्रांतीय स्वशासन का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि प्रांत सीधे ब्रिटिश क्राउन से अपनी शक्तियों का अधिकार प्राप्त किया करते थे। तो ऐसा था। हाँ, सही है पहला। दूसरा है, एक संघीय न्यायालय फेडरल कोर्ट की स्थापना का उपबंध था। तो ये भी सही है। जबकि तीसरा, केंद्र में अखिल भारत संघ का संबंध था। तो यह भी सही है। तो इस प्रकार हम लोगों का जो सही बनेगा ऑप्शन नंबर डी बनेगा कि तीन के तीनों 1935 के एक्ट में
शामिल किए गए थे। चलिए नेक्स्ट है, मैं एक आशावादी और गणतंत्रवादी हूँ, मुझे राजाओं और राजकुमारों में विश्वास नहीं है। यह कथन किसके द्वारा कहा गया था? देखिए यह कथन जो है वो जवाहरलाल नेहरू जी के द्वारा कहा गया है। कथन है, कथन से सीधे प्रश्न आते हैं, आप लोग एक बार इसे याद कर लीजिए, कंसेप्ट बना लीजिए कि समाजवादी गणतंत्रवादी जैसे विचार जो है कौन दिए थे? जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रखा गया था कि मैं इस विचारधारा को मानने वाला हूँ, न कि राजकुमारों की। नेक्स्ट है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ के लेखक कौन है? देखिए बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है और इसमें आप एक शब्द याद रखेंगे, ट्रूथ, तो कभी नहीं भूलेंगे। ट्रूथ मतलब सत्यवादी। सत्यवादी कौन थे? वो थे महात्मा गांधी। चलिए नेक्स्ट है, लॉर्ड कर्जन के समय उग्रवाद के पनपने का मुख्य कारण क्या था? लॉर्ड कर्जन कर्जन ने एक ऐसा कार्य किया था जिसकी वजह से उग्रवाद तो होना ही था। वो काम क्या था? वो था 1905 में बंगाल का विभाजन। जब आप विभाजन करोगे, किसी के घर में फूट डालोगे, किसी के घर को तोड़ने का प्रयास करोगे, तो वो तो होना ही है। तो बंगाल का विभाजन कब हुआ था? 1905 में। चलिए नेक्स्ट है, नील क्रांति का नेतृत्व निम्नलिखित में से किसने किया था? देखिए नील क्रांति जो है यह नील किसान विद्रोह के नाम से भी जाना जाता है। यह कब हुआ था? तो यह 1859 और 60 में हुआ था, 59-60 में। अच्छा, इसका लोकेशन कहाँ था, कौन से स्थान पे हुआ था? तो वो स्थान जो था वो बंगाल और बिहार था, बंगाल और बिहार। अच्छा, इसमें अब पूछा क्या गया है कि इसके नेतृत्वकर्ता कौन थे? तो इसका जो नेतृत्व किए थे दिगंबर विश्वास एवं विष्णुचरण विश्वास के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर डी सही है। चलिए नेक्स्ट है, यूरोप का प्रमुख मत्स्यन क्षेत्र डांगर बैंक कहाँ अवस्थित है? देखिए यह जो डांगर बैंक है यह उत्तर पूर्वी अटलांटिक महासागर में अवस्थित है। कहाँ? उत्तर पूर्वी। यह अवस्थित कहाँ पे है? तो यह उत्तरी सागर में अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित देशों के समूहों में से कौन से एक समूह को बेनीलक्स देश कहा जाता है? बेनीलक्स देश। देखिए यह जो बेनीलक्स देश है यह एक व्यापारिक सहयोग के लिए बनाया गया एक संगठन था और इसकी स्थापना जो है वो 1958 में होती है, 1958 में। और इसमें जो सदस्य थे वो बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग थे। सही जवाब ऑप्शन नंबर बी बनेगा, बेल्जियम, नीदरलैंड और लग्जमबर्ग। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स बेल्जियम में है, ये भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? देखिए जो भारत में चट्टान प्रणाली है वह पुराने से लेकर नवीनतम कौन सी है, इसकी एक श्रृंखला हमने बनाई है। आप इसमें देखिए सबसे पुरानी कौन सी है? तो यह आर्कियन है। दूसरे नंबर पे धारावाड़ उसके बाद आती है, उसके बाद कुणप्पा आती है, फिर विंध्यन आती है, फिर गोंडवाना आती है। तो सबसे पुरानी कौन सी? आर्कियन हुई, जबकि सबसे नवीनतम कौन सी हुई? तो यह गोंडवाना हुई। तो हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा क्या बनेगा? गोंडवाना। चलिए वैसे एक प्रश्न और यहाँ से बहुत अच्छे से पूछा जाता है, धारावाड़ क्रम में कौन सी किसकी मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है? तो धारावाड़ में देखिए लौह अयस्क पाए जाते हैं, जबकि गोंडवाना में क्या पाया जाता है? गोंडवाना में कोयला ज़्यादा पाया जाता है। आप लोग इसे विशेष ध्यान रखिएगा, भूलिएगा मत। चलिए नेक्स्ट है, माउंट आबू निर्मित है। माउंट आबू निर्मित है। देखिए पहला तो फैक्ट यहाँ पे यह बनता है कि माउंट आबू है क्या? तो माउंट आबू जो है यह जो हम लोगों की अरावली श्रृंखला है उसी की पहाड़ी है माउंट आबू। अब यह निर्मित किससे है? तो यह नीस से बनी है, नीस से। और इसकी सबसे सर्वोच्च चोटी कौन सी है? तो गुरु शिखर है जो 1722 मीटर ऊंचाई पे अवस्थित है। माउंट आबू किसकी है? अरावली की। अरावली की एक पर्वत है, अरावली की एक पहाड़ी श्रृंखला है माउंट आबू। नेक्स्ट है, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से किस जिले में साक्षरता दर उच्चतम है? साक्षरता दर उच्चतम की बात की जा रही है। अंतिम आंकड़े जो 2011 के आए थे, तो देखिए उसमें जो साक्षरता दर उच्चतम थी वो गौतम बुद्ध नगर की थी, गौतम बुद्ध नगर की। जबकि अगर निम्नतम पूछा जाता तो किसकी हो जाती?
श्रावस्ती, श्रावस्ती की आप लोग विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, भुगतान असंतुलन को दूर करने के लिए किया जाता है। असंतुलन, देखिए भुगतान जो है अगर असंतुलन है तो उसे दूर करने के लिए क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाएगी। क्या किया जाएगा, राष्ट्रीय आय में वृद्धि की जाएगी। अच्छा, भुगतान अगर असंतुलन है तो उससे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इससे आयात और निर्यात दोनों जो है काफ़ी प्रभावित होते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, भारत में गरीबी रेखा को मापने के लिए सामयिक नमूना सर्वेक्षण कौन सा है, अर्थात गरीबी रेखा को नापने के लिए कौन सी एजेंसी जिम्मेदार है, यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जा रहा है। देखिए भारत में गरीबी रेखा को नापने के लिए जो एजेंसी है वो है NSSO। यह कौन से है, ऑप्शन नंबर सी सही है। इसकी स्थापना कब हुई थी, यह भी एक महत्वपूर्ण फैक्ट है, तो 1950 में। इसी के द्वारा गरीबी का निर्धारण किया जाता है। अर्थव्यवस्था के कई, जैसे असंगठित क्षेत्र के जो श्रमिक कार्य कर रहे हैं, ऐसे कई भी डाटा जो है यह जारी करती है और उस पर रिसर्च करती है, ताकि एक नीतियां बनाने में जो योजनाएं लॉन्च की जाती हैं उस योजनाओं को बनाने में एक कारगर बहुमूल्य योगदान मिल सके सरकार को। चलिए नेक्स्ट है, कृषि लागत और मूल्य आयोग। देखिए हमेशा करंट अफेयर में बना रहता है, तो इसको पूछे जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। CACP क्या है, द कमीशन ऑफ एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइजेज। यह क्या काम करती है, यह देखिए MSP निर्धारित करती है। अब आप समझ गए होंगे सबसे महत्वपूर्ण फैक्ट इसका, यह क्या निर्धारित करती है, MSP अर्थात मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो रेट गवर्नमेंट तय करती है कि गेहूं इतने में खरीदा जाएगा, धान इतने में खरीदा जाएगा, यही कार्य करती है कृषि लागत और मूल्य आयोग। अच्छा, यह किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है, तो देखिए एग्रीकल्चर एंड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है उस मिनिस्ट्री के अंतर्गत यह कार्य करती है। अच्छा, नेक्स्ट फैक्ट यह है कि इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। इतने महत्वपूर्ण फैक्ट इससे हैं। अब आगे देखते हैं इन्होंने कूट क्या बनाया है। कृषि मूल्यों का स्थिरीकरण, देखिए स्थिरीकरण तो करेगी क्योंकि मूल्य जो है फ्लक्चुएट न करने पाए, पहला सही है। कृषकों के लिए सार्थक वास्तविक आय स्रोतों का सुनिश्चित करना, तो हाँ, सार्थक आय के हिसाब से मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब क्या हुआ, मिनिमम मतलब एकदम कम से कम राशि कितनी आपको मिलनी चाहिए आपके मेहनताने की, तो वह तो सुनिश्चित करती ही है। नेक्स्ट है, लोक वितरण पद्धति के माध्यम से उपभोक्ताओं को आवश्यक कृषि पण्य उचित दरों पर उपलब्ध करवाकर उनके हितों की रक्षा करना, तो यह भी कार्य यही करती है। जबकि नेक्स्ट है, कृषकों के लिए अधिकतम मूल्य का सुनिश्चित, देखिए अधिकतम मूल्य नहीं लगाता, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, मैक्सिमम सपोर्ट प्राइस नहीं है, तो इसलिए ये गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। तो हम लोगों का जो सही बनेगा 1, 2 एंड 3 बनेगा। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए और बैंकों के स्थापित होने का सही ऐतिहासिक क्रम बताइए, मतलब कालक्रम पूछा जा रहा है। चलिए तब देखते हैं इनकी स्थापना का कार्य क्या क्या था। तो देखिए इसमें भारतीय स्टेट बैंक SBI की स्थापना कब हुई थी, तो यह 1955 में हुई थी। अग्रणी बैंक योजना कब आई थी, तो यह 1969 में आई थी, 1969 में। जबकि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक यह कब आई थी, यह 1975 में आई थी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। नाबार्ड तो हम लोग हमेशा पढ़ते रहते हैं, 1982 में। इस प्रकार जो हम लोगों का कूट बनेगा वो बनेगा 4213, 4213, सही जवाब ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, सतत आर्थिक विकास से अभिप्राय है। देखिए सतत आर्थिक विकास का मतलब क्या हुआ, संसाधनों का ऐसा प्रयोग करो कि पर्यावरण को क्षति पहुंचाए बिना संसाधनों का कुशलतम उपयोग हो जाए। जैसे हम लोग जिस पीढ़ी में चल रहे हैं, ऐसा ना हो कि पेट्रोलियम पूरा ख़त्म कर दें, पूरा सब कुछ इन्वायरमेंट को तहस नहस कर दें। आगे वाली पीढ़ी जो जनरेशन, हम लोगों की आगे वाली जनरेशन आने वाली है, उनके लिए हम लोग क्या छोड़ेंगे, विरासत में बस पोल्यूशन। तो ये खराब चीज़ें हैं, क्योंकि कुदरत ने उनको भी, वो भी जन्म लिए हैं, तो कुदरत के द्वारा दी गई चीज़ों का उन्हें भी तो आनंद मिलना चाहिए। इसलिए बोला जाता है वर्तमान पीढ़ी के विकास के साथ साथ भविष्य का आर्थिक विकास हो, इसी को बोलते हैं सतत विकास। ऑप्शन नंबर ए सही है।
चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, भारत के संविधान के भाग 9 में पंचायतों से संबंधित उपबंध है। इसे संविधान के 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा अंतः स्थापित किया गया था। तो यह पूरी तरह से सही है, इसको कई बार हम लोग देख भी चुके हैं। नेक्स्ट है, भारत के संविधान के भाग 9A में, 9A महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिए, नगर पालिकाओं से संबंध है। हाँ सही बात है, और इसका जो अमेंडमेंट था वो कब था, तो 1992 में भी यह भी हुआ था, 1992 में 74वां था, 74वां संबंध उपबंध है। तथा अनुच्छेद 243 क्यू के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए 2 प्रकार की नगर पालिकाएं हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए गलत, यहाँ पे दिया गया है 2 नहीं होंगी, 3 प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित की जाएंगी। अब ये तीनों प्रकार की हैं कौन कौन सी, आइए उनके ऊपर नजर डालते हैं। हम लोगों का जो सही जवाब बनेगा वो ऑप्शन नंबर ए तो बन ही गया। अब देख लेते हैं 3 प्रकार की जो नगर पालिकाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। देखिए पहली होती है नगर पंचायत। नगर पंचायत, अब नगर पंचायत में क्या होता है, नगर पंचायत उसको बोलते हैं जहां की पॉपुलेशन 10,000 से लेके 20,000 के बीच में हो, 20,000, यह हो गई नगर पंचायत। जबकि दूसरी क्या होगी, दूसरी होगी नगर परिषद। नगर परिषद, नगर परिषद कितने से कितने के बीच में होगी, तो ये 20,000 से लेके 3 लाख तक निर्धारित की जाती है। जबकि तीसरी जो होती है वह होती है नगर निगम। नगर निगम, नगर निगम कितने तक होती है, तो यह 3 लाख से अधिक के लिए होती है। तो 3 प्रकार की नगर पालिकाएं स्थापित करने का प्रावधान दिया गया है अनुच्छेद 243 क्यू में। चलिए नेक्स्ट है, राष्ट्रपति द्वारा जारी अध्यादेश किस अवधि तक मान्य होंगे। महत्वपूर्ण है, इसे भी ध्यान में रखिए। राष्ट्रपति अध्यादेश जो जारी करते हैं, कौन सा अनुच्छेद है, अनुच्छेद 1, 2, 3 कभी नहीं भूलेंगे आप, हमेशा याद रखिए। अनुच्छेद 123 1, 2, 3 के द्वारा अध्यादेश जारी किया जाता है। अच्छा, यह अध्यादेश कितने दिनों तक रहता है, तो यह 6 मास के लिए वैध रहता है। 6 मास के अंदर, जैसे ही 6 मास इसका पूरा होता है, 6 महीने समाप्त होने के पहले ही इसे संसद के द्वारा इसे कानून के रूप में बदलना पड़ता है, नहीं तो ये पूरी तरह अपने आप ही समाप्त हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है, संसदीय शासन प्रणाली में मंत्रिपरिषद व्यवस्थापिका के माध्यम से उत्तरदायी होती है। देखिए संसदीय शासन प्रणाली में हमेशा मंत्रिपरिषद जो है वह किसके लिए उत्तरदायी होगी, तो हमेशा जनता के लिए ही उत्तरदायी होगी। यह महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग हमेशा ध्यान में रखिए, क्योंकि जनता ने ही चुन के भेजा है, उसी में से मंत्रिपरिषद से लेकर सब लोगों का चुनाव हुआ है, तो सब लोग हमेशा किसके लिए उत्तरदायी होंगे, जनता के लिए। नेक्स्ट है, विधि का शासन किस प्रकार की समानता को प्रतिष्ठापित करता है। देखिए विधि का शासन जो है यह प्रक्रियात्मक है। प्रक्रियात्मक कैसे हुआ, सबसे बड़ी बात यह है कि विधि का शासन क्या है। देखिए विधि का शासन ऐसा शासन है जो सभी के लिए समान हो, चाहे वह कोई भी हो, चाहे वो पीएम हो, चाहे जो भी हो। यह प्रक्रियात्मक है, सेम उसी प्रकार से कार्य करती है जिस प्रकार से हमारे ऊपर करेगी, आपके ऊपर करेगी, वैसे ही प्रधानमंत्री के ऊपर और सीएम के ऊपर भी करेगी। इसे ही बोलते हैं विधि का शासन। चलिए नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस वर्ष भारतीय संविधान की प्रस्तावना संशोधित की गई थी। देखिए पहला फैक्ट ये है, प्रस्तावना संशोधित कब की गई थी और संशोधन के द्वारा इसमें क्या जोड़ा गया था, यह भी महत्वपूर्ण है। देखिए इसमें जो जोड़े गए थे, 3 शब्द जोड़े गए थे, कौन कौन से, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष और अखंडता। इतने शब्द, 3 शब्द जोड़े गए थे। अच्छा, यह संशोधन हुआ कब था, महत्वपूर्ण है, तो यह 42वां संशोधन था। कौन सा, 42वां संशोधन था। कब हुआ था, तो 1976 में। 1976 में, महत्वपूर्ण फैक्ट है, आप लोग याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट है, गोल्डन धान सर्वाधिक मात्रा होती है गोल्डन धान में, किस चीज़ की, तो देखिए गोल्डन धान जो है वो सबसे ज़्यादा विटामिन ए के लिए जाना जाता है। सीधा फैक्ट है, कई बार आया भी है प्रश्न में, पेपर में, तो आप लोग ध्यान में रखिए। निम्नलिखित में से कौन हमारे शरीर का सबसे दृढ़ भाग है। सबसे दृढ़ अर्थात सबसे
मजबूत या स्ट्रांग भाग की बात की जा रही है। तो देखिए दंतवल्क जो है यह सबसे दृढ़ भाग है। यह जो है कैल्शियम कार्बेट और कैल्शियम जो हम लोगों का फास्फेट होता है, दोनों से मिलके ये बना होता है, सबसे मजबूत भाग होता है। आप लोग भी जानते होंगे कि दांत जो है सबसे स्ट्रांग होता है। वायु में कौन सी नोबल गैस नहीं होती है? कौन सी नोबल गैस नहीं होती वायु में, एटमॉस्फेयर में? देखिए, जो नोबल गैसें हैं, नोबल गैसें आवर्त सारणी में अवस्थित हैं। एक साइड में टोटल 6 तत्व दिए गए हैं। कितने? टोटल 6 तत्व। 6 तत्व जो नोबल गैसों के हैं वो कौन कौन से हैं? तो हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जिनान और रेडान है। अब यहाँ पे बात की जा रही वायु में कौन सी गैस नहीं पाई जाती, तो वह रेडान गैस है। कौन सी? रेडान गैस। रेडान गैस वायु में उपस्थित नहीं होती। नेक्स्ट है, सूर्य से ऊर्जा का निर्माण होता है। तो देखिए, सूर्य से ऊर्जा का निर्माण कैसे होता है? तो देखिए, नाभिकीय विखंडन तो सूर्य में होता नहीं। सूर्य में क्या होता है? नाभिकीय संलयन होता है। क्या होता है? नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन और हीलियम के द्वारा नाभिकीय संलयन निरंतर चलता है, जिससे ऊर्जा निकलती रहती है। आप सोचिए कितना दिनों से ये संलयन चल रहा है कि ये अभी तक सूर्य उतना ही तेज चमक रहा है, दहक रहा है, और कई लाख, हजारों, लाखों साल से ये ऐसे ही चल रहा है। अभी कितने सालों तक ये चलेगा इसकी भी कोई गारंटी नहीं है। नेक्स्ट एंड लास्ट प्रश्न है आज का, जब किसी पिंड को चंद्रमा से पृथ्वी पर स्थानांतरित किया जाता है तो क्या होता है? देखिए, जब कोई पिंड है, अगर कोई पिंड है उसे अगर चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जा रहा है, ध्यान दीजिए, चंद्रमा से, पृथ्वी से चंद्रमा पे नहीं जा रहा है, जबकि चंद्रमा से पृथ्वी पर लाया जा रहा है, तो क्या होगा? इसका भार जो है वो बढ़ जाएगा। भार जो है बढ़ जाएगा, जबकि मात्रा जितनी है वो उतनी ही रहेगी। तो क्या है? पृथ्वी पर इसका भार बढ़ जाता है तथा मात्रा अपरिवर्तित रहती है। तो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी होगा। तो इस प्रकार साथियों, हम लोगों का 30 प्रश्नों का ये श्रृंखला पूरी तरह समाप्त कर चुके हैं। आपका कितना सही हुआ कमेंट करके जरूर बताइएगा। उम्मीद करते हैं हम लोगों का जीएस में जो है सबसे बढ़िया स्कोर होगा करंट जीएस का लेके, और साथ में करंट अफेयर के भी 3 टेस्ट आप लोगों को दिए गए हैं, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। बचे कुचे टेस्ट जो है करंट अफेयर के, उसको भी अपलोड कर दिया जाएगा चैनल पे जल्द ही, आपकी परीक्षा से पहले। मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए ढेर सारा प्यार और नमस्कार।